हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिकोज IQ। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज बहुत दिन के बाद हम लोग इस वीडियो के थ्रू मिल रहे हैं और अब उम्मीद करते हैं कि लगभग हर दिन आपको किसी न किसी रेमेडी के साथ मिलेंगे ज़रूर। इस सेशन में हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी लेके आए हैं जिसका कि नाम है इग्निसिया अमारा। बहुत वेरियस टाइप के सिम्टम्स इसमें कवर होंगे। इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज एस्टी इग्नेशियस बीन एंड इट इज कॉल्ड एज माई इग्नेशिया। ठीक, ये लोगेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है एंड इट इज द वंडरफुल रेमेडी फॉर द हिस्टेरिया और हिस्टेरिकल वुमेन। तो इस रेमेडी को पढ़ने से पहले हम लोग को ये देखना होगा कि हिस्टेरिकल ओमेन क्या होता है, हिस्टेरिया क्या होता है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई विच इज हिस्टेरिकल ओमेन। ठीक है, एंड जो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट और पिकुलियर सिम्टम्स है वो है कि सेंसेशन एज इफ समथिंग इज लॉस्ड और स्टक इन द थ्रोट दैट कैन नॉट बी swallowed बट ऑन एग्जामिनेशन नथिंग इज फाउंड। हमेशा इसके गले में ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ फंसा हुआ है, कुछ ना कुछ अटका हुआ है जो कि बाहर नहीं आ सकता, बाहर नहीं आता है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो कुछ नज़र नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा इसको फील होता है, ऐसा सेंसेशन होता है इसका। तो ये एक पेकुलियर इसका सेंसेशन होता है हिस्टेरिकल ओमेन का और हिस्टेरिया। एंड ऑल्सो हैव द टेंडेंसी टू चोक, और ऐसा इसमें टेंडेंसी होता है, चोकिंग का टेंडेंसी होता है। कोई भी अगर खाना खाए तो हो सकता है गला में कुछ फंस सकता है, ऐसा इसमें टेंडेंसी होता है। एंड दिस सिम्टम्स इज कॉल्ड एज ग्लोबस हिस्टेरिकस। तो ये एक पेकुलियर और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है हिस्टेरिया या हिस्टेरिकल ओमेन का। एंड नेक्स्ट जो इसका सिम्टम्स है जो इस तरह के पेशेंट में देखने को मिलेगा वो है हिकअप्स, बार बार हिचकी आना, इनवॉलेंट्री साइंग। इनवॉलेंट्री साइंग का मतलब है कि लंबी सांसें भरना, आहें भरना। कोई बात कर रहा है, बात करते करते इस तरह का, इसमें इनवॉलेंट्री ऐसा सिम्टम देखने को मिलता है। ठीक, एंड ये बंदा मूडी होता है, वांट्स टू बी अलोन, डोंट वांट टू बी इन सोसाइटी और डोंट वांट टू द कंपनी। किसी भी तरह की ये कंपनी नहीं चाहता है, या किसी भी तरह के मतलब लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता। ये एकदम हमेशा अकेला रहना चाहता है। इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन होता है, इंट्रोस्पेक्टिव टाइप का होता है कि खुद ही हर चीज़ को जज करेगा, ना किसी का सजेशन चाहिए, ना किसी का सिंपैथी, ना किसी का कंसोलेशन चाहिए। एकदम अकेला ही रहना चाहेगा और अकेला ही हर चीज़ को ये जज करता है बंदा। ऐसा पेशेंट होता है हिस्टेरिकल। ठीक है, अब इसके बाद इस रेमेडी का एक बार मोड ऑफ एक्शन पे हम लोग नज़र डालें कि ये आखिर काम कैसे करते हैं। ये अगर इग्निसिया की हम बात करें तो इग्निसिया को अगर हम किसी पेशेंट में देते हैं तो देने के बाद ये हाइपर एस्थेसिया प्रोड्यूस करता है। हाइपर एस्थेसिया का मतलब होता है कि इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो सारे सेंस ऑर्गन्स की ये सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एक मोड ऑफ एक्शन की कैसे ये काम करता है। नेक्स्ट, इमोशनल डिस्टर्बेंस का कर देता है। बहुत सारा इसमें इसका बंदा का इमोशंस एकदम इमोशनली ये डिस्टर्ब हो जाता है। एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस द वेरियस कंट्राडिक्टरी सिम्टम्स। उसमें बहुत ही खास, बहुत ही पिकुलियर आपको कंट्राडिक्टरी सिम्टम्स देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें उसमें होती है, वो क्यों होती है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्टिव प्रिंसिपल स्टिकनिन। तो इस इग्निसिया में एक एक्टिव प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं स्टिकनिन। इसी के कारण ये सारा चीज़ें इसमें प्रोड्यूस होता है। एंड ऑल्सो it acts especially on the medulla oblongata and the spinal cord, producing the convulsion, spasm, chorea, hysteria. ठीक है, मीन्स इमोशनल एक्सेस एंड द डिस्पनिया। तो ये इस तरह का सिम्टम्स आपको ये प्रोड्यूस करता है इग्निसिया को जब हम किसी में इंट्रोड्यूस करते हैं तब। आइए हमेशा की तरह किसी ड्रग को पढ़ने से पहले इसमें क्या क्या पार्ट हमें ध्यान देना है, क्या क्या पार्ट इस ड्रग में कवर किया जाएगा, पहले हम लोग उसको देख लें। ठीक है, क्या क्या है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कॉजेशन, एंड आफ्टर द कॉजेशन देयर विल बी द माइंड। बहुत ही ज़्यादा पेकुलियर होगा एंड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज द कंट्राडिक्टरी सिम्टम्स। फिर हेडेक एंड फीवर देखेंगे, एंड आफ्टर द हेडेक एंड फीवर देयर विल बी द GI सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, एंड लास्ट में कुछ अदर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स अगर हैं, कुछ वन लाइनर सिम्टम्स हैं, दैट विल बी द कवर्ड इन द लास्ट पार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस ड्रग में पढ़ना है। तो ड्रग को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड
बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें सो दैट कि आपसे एक भी वीडियो स्किप ना हो। एंड साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप उस पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए आइए हम लोग अब ड्रग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इसका कॉन्स्टिट्यूशन, देखते हैं कि किस तरह के पर्सन में इस रेमेडी को दिया जाता है, इस मेडिसिन को दिया जाता है। तो इट इज स्पेशली सूटेड टू द नर्वस टेम्परामेंट एंड वोमेन ऑफ द सेंसिटिव इजीली एक्साइटेबल नेचर, डार्क हेयर एंड द स्किन बट द माइल्ड डिस्पोजिशन, क्विक टू परसीव एंड रैपिड इन एग्जीक्यूशन। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये नर्वस पेशेंट में दिया जाता है, जो बहुत ही जल्दी नर्वस हो जाता हो, बहुत ही जल्दी एक्साइटेड हो जाता हो, किसी बात पे एकदम हमेशा एकदम एक्साइटेड रहता हो, ऐसे पेशेंट को हम देते हैं। एंड जो वोमेन होती है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, डेलिकेट होती है और इवन जेंटल बिहेवियर होता है, माइल्ड डिस्पोजिशन होता है, बहुत ही देखने से आपको सीधा साधा लगेगा, अच्छा वेल बिहेवियर लगेगा, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्शन की अगर हम बात करें तो डार्क हेयर, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है। एंड जो इसका इंपॉर्टेंट और भी चीज़ है वो क्या है, क्विक टू परसीव, कोई भी चीज़ ना बहुत जल्दी कैच कर लेगा, ठीक है। ये पेशेंट होता है, कोई भी चीज़ अगर आप बोलेंगे, आप समझाएंगे तो बहुत जल्दी कैच कर लेगा और बहुत जल्दी एग्जीक्यूट भी कर देता है, रैपिड इन एग्जीक्यूशन, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और रैपिड एग्जीक्यूशन होता है बंदे में। इस तरह का माइल्ड डिस्पोजिशन का पेशेंट आपको पल्सेटिला में भी मिलेगा, उसका भी माइल्ड डिस्पोजिशन होता है, मतलब जेंटल बिहेवियर है, ठीक है। बट वहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, फेयर कम्प्लेक्शन, यहाँ डार्क कम्प्लेक्शन है बट वहाँ फेयर कम्प्लेक्शन है। एंड जो पल्सेटिला में एक और इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लैक्रिमोज, वीपिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है। एंड स्लो एंड इंडिसिसिव, तो वहाँ पे जो पेशेंट होता है वो क्या होता है, स्लो और इंडिसिसिव होता है, लेकिन यहाँ का जो पेशेंट होता है वो फास्ट होता है, रैपिड इन एग्जीक्यूशन होता है, किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट बहुत फास्ट में कर लेता है। तो ये होता है पल्सेटिला और इग्निसिया का कॉन्स्टिट्यूशन। देन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज द कॉजेशन। तो कॉजेशन भी बहुत इसमें खास है, अगर किसी भी पेशेंट में इस तरह का कॉजेशन देखने को मिलता है देन आप वहाँ पे इग्निसिया को जरूर एक बार सोचें, क्या क्या कॉजेशन है वो इस पर थोड़ा हम नजर डालते हैं। फर्स्ट कॉजेशन, बैड इफेक्ट्स फ्रॉम द एंगर, ग्रीफ और डिसअपॉइंटेड लव। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसअपॉइंटेड लव, या किसी भी तरह का अगर ग्रीफ बहुत लंबे टाइम तक अगर शुरू है, किसी भी तरह का दुख है बेचारे को, चाहे वो ब्रेकअप का हो, कोई रिलेशन टूट गया हो, तो उसके वजह से अगर बंदा टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, तो ऐसा अगर कॉजेशन आपको देखने को मिलता है तो आप जरूर वहाँ पे एक बार इग्निसिया को सोचें। और इस तरह का सिम्टम्स कैलकेरिया फॉस एंड हाइसाइमस में भी देखने को मिलता है। देन अगर सिम्टम्स आपका इल इफेक्ट्स फ्रॉम द बैड न्यूज़ के कारण आता है, किसी भी तरह का सिम्टम्स हो, कंप्लेन हो, अगर बैड न्यूज़ सुना और उसके कारण अपीयर हो गया तुरंत ऐसा अचानक से, तो उसमें आप इग्निसिया को सोच सकते हैं। फ्रॉम द वैक्सेशन, किसी भी तरह से अगर तंग हो गया हो, वैसे उससे अगर सिम्टम्स आता है। एंड रिजर्व डिस्प्लेजर, रिजर्व डिस्प्लेजर का क्या मतलब है, रिजर्व डिस्प्लेजर हम लोग उसको कहते हैं कि ऐसा डिस्प्लेजर जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि एक मैरिड वोमेन है और वो अपनी सेक्स लाइफ से खुश नहीं है, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं हो पाती है, अपने हस्बैंड से वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाती, तो क्या लगता है कि ये चीज़ें एक्सप्रेस कर पाएगी वो? तो वो वोमेन किसी के साथ ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकती, इवन अपने फ्रेंड से भी वो एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बता नहीं सकती कि हम सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो ये अपने अंदर ही रख सकता है। तो ऐसे अगर डिस्प्लेजर हो दैट इज कॉल्ड एज रिजर्व डिस्प्लेजर, ठीक है। तो इस चीज़ें से अगर कोई प्रॉब्लम की शुरुआत होती है देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द इग्निसिया। एंड नेक्स्ट होता है कि फ्रॉम सप्रेस्ड मेंटल सफरिंग, किसी भी तरह का मेंटली डिस्टर्ब था बंदा और उसको सप्रेस कर दिया गया कोई मेडिसिन देके, ठीक है, तो उसके कारण बाद में अगर कोई कंप्लेंट शुरू होता है देन वहाँ पे आप सोच सकते हो। देन फिर किसी भी तरह का सेम इंसल्ट या मॉडिफिकेशन, कहीं बंदा गया किसी भी चीज़ से उसको एकदम बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील हो गया, वहाँ पे उसका इंसल्ट कर दिया गया, ठीक है, और उसके कारण इसमें अगर प्रॉब्लम की शुरुआत होती है तो आप वहाँ पे इग्निसिया को सोच सकते हो। तो ये सारा इसका इंपॉर्टेंट कॉजेशंस था और ऐसे केस में स्टेफिसाइग्रा को भी आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका इंपॉर्टेंट कॉजेशन है कि कम से कम हम लोग कॉजेशन को एटलीस्ट अगर इस तरह का सिम्टम्स होता है तो आप वहाँ पे ध्यान जरूर दें इग्निसिया को। बाकी अदर सिम्टम्स भी देखा जाता है क्योंकि सिम्टम टोटलिटी ऑफ सिम्टम मिलाने के बाद भी हम कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, बट कॉजेशन जो इतना है ये आपको ध्यान रखना ही चाहिए। इसके बाद आते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका माइंड। माइंड भी इसमें बहुत ही ज़्यादा गजब का है। माइंड की अगर हम बात करें ना तो इसका माइंड जो मेंटल कंडीशन होता है बहुत फास्ट चेंज होता है। तो माइंड कंडीशन रैपिडली इन द ऑलमोस्ट इनक्रेडिबली शॉर्ट टाइम चेंज फ्रॉम जॉय टू सॉरो। बहुत जल्दी बंदा खुश था तुरंत वो दुख में बदल जाता है, बंदा हंस रहा था तुरंत वो रोने लगता है, मतलब इतना फास्ट चेंज होता है कि यू कांट थिंक, ठीक है। इस तरह का सिम्टम्स आपको कॉफ या नक्स मोस्टाटा में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये
होता है इसका मेंटल सिम्टम्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये मूडी होता है, अभी जस्ट हमने उसमें भी बताया था इसके हिस्टोरिकल ओमेन के कैरेक्टरिस्टिक्स में, ये मूडी टाइप का पेशेंट होता है। एंड ब्रूड्स इन सॉलिट्यूड ओवर इमेजिनरी ट्रबल, कि अगर अकेले बंदा बैठा हुआ है तो कोई चीज कोई इमेजिनरी चीज है वो इमेजिन करके उस पर सोच रहा है कि क्या होगा नहीं होगा। ऐसा बहुतों के साथ होता है, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि हम अगर अकेले कहीं बैठे हुए होते हैं तो कुछ चीज़ें होती है कि हम दिमाग में ऐसे ही इमेजिन कर लेते हैं, चाहे वो अच्छा चीज़ हो या बुरा चीज़ हो। कभी ऐसा भी होता है कि मतलब बहुत क्या कह सकते हैं आप, सेंटीमेंट टाइप का चीज़ें आ जाते हैं दिमाग में, उसको इमेजिन करके फिर खुद ब खुद दुखी भी हो जाते हैं। इस तरह का सिम्टम्स अगर देखने को किसी पेशेंट में मिलता है देन आप सोच सकते हैं कि वो इग्नोरेंस का पेशेंट है, ठीक है। एंड फिर क्या है कि डिजायर टू बी अलोन, और ये बंदा अकेला रहना चाहता है। याद रहे कि ये कभी कंपनी नहीं चाहता, कभी सोसाइटी में रहना नहीं चाहता, लोगों के बीच रहना नहीं चाहता है, बिल्कुल अकेला रहना चाहता है। एंड डोंट वांट टू शेयर इमोशंस और प्रॉब्लम विद एनीवन, एंड आल्सो डोंट वांट विद सिंपैथी और कंसोलेशन, ठीक है। तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो ये किसी से भी शेयर नहीं करना चाहता, इवन अपने खास नजदीकी अगर इसका कोई फ्रेंड हो, क्लोज फ्रेंड हो, उससे भी ये शेयर नहीं करना चाहता, एकदम अकेला रहना चाहता है। खुद ही ये जजमेंट करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, किसी से शेयर नहीं करना चाहेगा, किसी से डिस्कस नहीं करना चाहेगा, और इसको किसी भी तरह का सिंपैथी नहीं चाहिए, किसी भी तरह का कंसोलेशन नहीं चाहिए। अगर वो इसको कोई सिंपैथी देता है, कोई अगर कंसोलेशन देता है तो उससे इसका प्रॉब्लम एग्रेवेट कर जाता है। इस तरह का पेशेंट होता है इग्निसिया का। देन इंट्रोस्पेक्टिव, इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, नॉट कम्युनिकेटिव, साइलेंटली ब्रूडिंग। तो मतलब क्या है कि इंट्रोवर्ट टाइप का मतलब कोई भी चीज को ये खुद ही जज करेगा, किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं करेगा, एकदम नॉन कम्युनिकेटिव होता है, किसी से कोई बात नहीं करेगा। जो भी चीज हुआ ठीक है गलत है सही है वो खुद ही सोचेगा क्या है सही नहीं है, और खुद ही उस पर एकदम थिंकिंग करेगा, किसी से कोई मतलब नहीं। अगर कोई उसको कहता भी है तो भैया छोड़ दो हम अकेले सही है, हम खुद ही सोच लेंगे कि हमें क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। किसी का कोई एडवाइस कोई सजेशन नहीं चाहिए ऐसे पेशेंट को। देन फाइनली सेंसिटिव, मतलब बहुत ही ज्यादा डेलिकेट मूड होता है, किसी इमोशनल बात पे तुरंत डिस्टर्ब भी हो जाता है, बहुत ज्यादा भावनाओं में बहक भी जाता है। तो फाइनली सेंसिटिव मूड एंड डेलिकेट कॉन्शियसनेस, ठीक है। देन इनकॉन्स्टेंट इम्पेशेंट, तो हर किसी चीज पे ये कांस्टेंट भी नहीं रह पाता। मान लीजिए अगर कोई काम कर रहा हो तो बंदा अगर उससे स्टिक हो कि नहीं हम काम करना है तो ऐसा भी नहीं होता है, एकदम इनकांस्टेंट होता है, एकदम तुरंत चेंज कर रहा है, इवन बात भी चेंज कर लेता है कि अभी ये बात थी तुरंत बात से मुकर जाएगा बदल जाएगा, इस तरह का इनकांस्टेंट होता है। किसी भी काम में वो कॉन्स्टेंटली नहीं कर सकता है। एंड इम्पेशेंट होता है, धैर्य भी नहीं होता है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा रैपिड एग्जीक्यूशन, किसी भी चीज को तुरंत ये करना चाहेगा, तुरंत एग्जीक्यूट करना चाहेगा। भाई पेशेंस नाम का इसमें बिल्कुल चीज ही नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे होते हैं पेशेंट किसका, इग्निसिया का। इरेजोल्यूट, क्वेरलसम, ठीक है, झगड़ालू टेंडेंसी का होगा, किसी भी चीज से एकदम तुरंत झगड़ जाएगा। कोई भी बात हुआ थोड़ा सा बात में इधर उधर भी, शॉर्ट टेम्पर होता है बंदा, तुरंत इरिटेट हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा और झगड़ा कर लेगा तुरंत, ठीक है, झगड़ जाएगा। तो ऐसे होते हैं इग्निसिया का पेशेंट। द स्लाइटेस्ट फॉल्ट फाइंडिंग और कंट्राडिक्शन एक्साइट द एंगर, किसी भी तरह का एकदम हल्का सा फॉल्ट हुआ, गलती हुई किसी से, ठीक है, या कोई भी तरह से इसका कंट्राडिक्शन हो गया, इसको अपोज कर दिया तो बंदा तुरंत एकदम गर्म हो जाता है। एंड दिस मेक्स हिम एंग्री विथ हिमसेल्फ, तो खुद से वो गुस्सा आ जाता है, खुद पे गुस्सा आ जाता है, ठीक है। वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पेशेंट, तो हमारे में भी ऐसा इस तरह का सिम्टम्स है कि बहुत छोटी छोटी बातों पे कोई भी चीज़ अगर थोड़ा सा भी किसी से अगर गलती होता है तो दिमाग गर्म हो जाता है। तो इस तरह का इस तरह का आपको मेंटल सिम्टम्स आपको इग्निसिया के पेशेंट में देखने को मिलेगा। टेसिटर्न, सैड, मेलैंकोलिक एंड इंडिफरेंट, बिल्कुल एकदम सैड उदास बैठा रहता है, चुपचाप रहेगा, किसी से कोई बात नहीं करेगा, ऐसा पेशेंट होता है। एंड एमिवियल इन द डिस्पोजिशन, ठीक है, बट इफ फीलिंग वेल, सोच सकते हैं कि जब अच्छे मूड में रहता है तब आप इससे अगर बात करेंगे, इससे आप मिलेंगे तो कांट इमेजिन कि आप कहेंगे कि यार बंदा तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही वेल बिहेवियर था, बहुत अच्छा बिहेव किया। लेकिन वही बंदा अगर थोड़ा मूड खराब हो तो सोच सकते हैं कि किस तरह का हो जाता है, किसी से कोई बात नहीं करना चाहता, इस तरह का बंदा होता है। तो क्या है कि एमिवियल गुड नेचर, ठीक है, गुड नेचर इन डिस्पोजिशन इफ फीलिंग वेल, तो जब अच्छा होता है तब इसका मूड जब अच्छा होगा तब ये एकदम अच्छा से बिहेव करेगा, एकदम सीधा शांत अच्छा आपको नजर आएगा। लेकिन फिर मूड जब खराब होता है तो फिर एकदम बिल्कुल ही बदल जाता है। बट इजिली डिस्टर्ब बाय स्लाइट इमोशंस, इजिली ऑफेंडेड, तो किसी भी तरह से एकदम थोड़ा सा भी कुछ इमोशनली डिस्टर्ब हुआ तो तुरंत इसका मूड चेंज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। एंड देन पर्सन्स मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड बाय द लॉन्ग कंसंट्रेटेड ग्रीफ, अगर कोई बंदे में बहुत दिनों से किसी भी तरह का ग्रीफ हो, किसी शोक से वो बहुत ज़्यादा, मान लीजिए ब्रेकअप हो गया हो 1 साल 2 साल से, उसी डिप्रेशन में पड़ा हुआ है, या किसी भी तरह का रिलेशन मान लीजिए भाई से दूर हो गया हो, अपने फैमिली वालों से दूर हो गया हो, इस तरह का अगर इसमें डिप्रेशन होता है, ग्रीफ होता है बहुत लंबे समय तक, इससे अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन थिंक ऑफ द इग्निसिया। एंड देन इनवॉलेंट्री साइन, ठीक है, ये अभी हमने बताया था कि इनवॉलेंट्री साइन किसी भी बातों पे बात करते करते आपको
एकदम इनवॉलेंट्रीली लंबे सांस लेना, आहें भरना, अगर इस तरह का सिम्टम देखने को मिलता है देन यू कैन थिंक ऑफ द इग्निसिया। इस तरह का सिम्टम्स आपको लाइकोसिस में भी देखने को मिल सकता है, विथ वीक एंड एम्प्टी फीलिंग एट द पीट ऑफ द स्टमक। और इसमें एक सेंसेशन और भी खास होता है कि जो इसका स्टमक में होता है ये एकदम ऑल गॉन सेंसेशन होता है, ठीक है, खाली खाली सा फील होता है। बट जो पिकुलियर चीजें हैं वो है कि दैट इज नॉट रिलीव बाय द ईटिंग। जनरली अगर मान लीजिए किसी को भूख लगी, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मेरा पेट खाली है तो खाना खाने से रिलीफ मिल जाना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा पेशेंट होता है कि इसमें खाना खाने से रिलीफ नहीं मिलता है, इसमें डीप ब्रीथ लेने से इसको रिलीफ मिलता है। तो ऐसा है इग्निसिया का पेशेंट। देन बच्चे की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रन व्हेन रेप्रिमेंडेड, स्कॉल्डेड और सेंट टू बेड गेट सिक और हैव कन्वल्सन, ठीक है, इन स्लीप। तो अगर बच्चे को डांट दिया जाए, डांट फटकार के उसको बेड पे सुला दिया जाए जबरदस्ती, तो ऐसे बच्चे में आपको कभी कभी कन्वल्सन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये होता है इग्निसिया पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स और इसका माइंड, जो कि बहुत ही खास था और बहुत वेरियस टाइप का हमने इसमें माइंड देखा। इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, बहुत ही गजब का पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज द कंट्राडिक्टरी सिम्टम। और बहुत डिफरेंट तरह का कंट्राडिक्टरी सिम्टम देखने को मिलता है, एक नहीं आपको बहुत सारा कंट्राडिक्टरी सिम्टम देखने को मिलेगा। देखते जाइए क्या क्या मिलता है। सबसे पहला सिम्टम्स है रोयरिंग इन एयर रिलीव बाय द म्यूजिक। कान में ऐसे ही पहले से एकदम हरहर गरगर की आवाज है, पहले से परेशान है कान में, और उसको रिलीफ मिलता है म्यूजिक से। सोच सकते हैं म्यूजिक सुनने से, ऑलरेडी पहले से इरिटेट है भैया, बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है कान में, और उसको रिलीफ म्यूजिक से मिलता है। दूसरी बात, पाइल्स रिलीव बाय वॉकिंग, ठीक है, पाइल्स किसी को अगर होता है तो सोने से रिलीफ मिलता है, इसको वॉकिंग से रिलीफ मिलता है। पाइल्स प्रोट्रूड व्हेन द स्टूल इज सॉफ्ट बट नॉट ड्यूरिंग द हार्ड स्टूल। सोच सकते हैं भैया, अगर किसी को पाइल्स है, ह्यूमराइड्स है, तो उसको हार्ड स्टूल के साथ ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन इसको सॉफ्ट स्टूल के साथ होता है, हार्ड स्टूल के साथ नहीं होता है, ठीक है। एंड प्रोलैप्स ऑफ एनस विद द सॉफ्ट स्टूल, सेम कहानी, प्रोलैप्स ऑफ एनस भी इसको सॉफ्ट स्टूल के साथ देखने को मिलता है। सोर थ्रोट फील्स रिलीव्ड व्हेन swallowing द सॉलिड, लिक्विड इज मोर पेनफुल देन सॉलिड टू swallow। सोचिए, अब किसी को सोर थ्रोट की प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली उसको लिक्विड से रिलीफ मिलना चाहिए, सॉलिड खाना नहीं खा सकता, लेकिन यहाँ एकदम जस्ट उल्टा है, इसको सॉलिड खाने से रिलीफ मिलेगा, लिक्विड अगर पीता है तो वो ज्यादा पेनफुल इसके लिए हो जाता है, सॉलिड से ज्यादा पेनफुल लिक्विड हो जाता है। अजीबोगरीब सिम्टम्स है। एम्प्टी फीलिंग इन स्टमक नॉट रिलीव्ड बाय ईटिंग, खाना एकदम भूख सा सेंसेशन, ऑल गॉन सेंसेशन है स्टमक में, लेकिन खाना खाने से इसको रिलीफ नहीं मिलेगा। कफ इज एग्रावेटेड बाय मोर कफिंग। हाँ, एक चीज और है इसमें, कफ मोर ऑन स्टैंडिंग बट स्टिल लेस ड्यूरिंग द वॉकिंग। तो सोचिए कि जब वो बंदा स्थिर रहता है, कहीं अगर रुका हुआ है, स्थिर बैठा हुआ है, तो उस टाइम पे कफ ज्यादा होगा, लेकिन वॉकिंग के टाइम पे इसको कफ नहीं मिलता है। स्पाज्मेटिक लाफ्टर फ्रॉम द ग्रीफ इंस्टेड ऑफ द वीपिंग, ठीक है, कोई अगर ऐसी बात हो जहाँ रोने वाली बात हो, वहां उसके जगह हंस देता है। अजीबोगरीब कंट्राडिक्टरी सिम्टम्स है। सेक्सुअल डिजायर विथ इंपॉर्टेंसी, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर है बट इंपॉर्टेंट है बंदा। थर्स्ट ड्यूरिंग चिल एंड नो थर्स्ट ड्यूरिंग द हीट स्टेज, एंड रेड फेस ड्यूरिंग द चिल एंड वाइट फेस, पेल फेस ड्यूरिंग द हीट स्टेज। तो इसमें क्या होता है कि फीवर के दौरान जो चिल स्टेज और हीट स्टेज की बात करें तो चिल स्टेज में इसको थर्स्ट होता है, हीट में नहीं होता है। जनरली क्या होता है कि हीट स्टेज में थर्स्ट होता है, चिल में नहीं होता, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है। दूसरी बात कि अगर हम फेस की बात करें तो फेस इसका रेड होता है ड्यूरिंग द चिल स्टेज, और हीट स्टेज में अगर हम बात करें तो इसका पेल हो जाता है, ठीक है। देन फीवर इज रिलीव्ड बाय द एक्सटर्नल हीट। सोचिए कि फीवर के टाइम में हमेशा आदमी का बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पे इसको किसको एक्सटर्नल हीट, बाहर से हीट चाहिए, लेकिन यहाँ इसको एक्सटर्नल हीट से ही रिलीफ मिलता है। एंड द कलर चेंजेस इन द फेस व्हेन द एट रेस्ट, ठीक है, और जब बंदा रेस्ट में होता है तब इसका मतलब फेस पे आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा। तो ये सब के सब थे एकदम कंट्राडिक्टरी सिम्टम्स, बिल्कुल अपोजिट सिम्टम, जो कि आप सोच नहीं सकते, जैसा नहीं होना चाहिए वैसा होता है। तो अगर इस तरह का सिम्टम्स आपको देखने को मिलता है देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द इग्निसिया आमारा, ठीक है। तो ये इसका था कंट्राडिक्टरी सिम्टम। अब इसके बाद जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आता है वो है हेडेक एंड फीवर। ये भी इसका खास है, देखिए क्या क्या है। हेडेक की अगर हम बात करें तो हेडेक में इसको एक पिकुलियर सेंसेशन होता है, एज इफ नेल वाज ड्राइवन इन आउट थ्रू द साइट, ठीक है। तो जहाँ पे इसका सर दर्द होता है ना, जहाँ पे इसको हेडेक हो रहा होता है, वहाँ पे लग रहा है कि इसके एकदम उस पार्ट से, उसके साइड से एकदम नेल इज ड्राइवन आउट, ठीक है, मतलब कांटी जो नेल होता है उसको एकदम छेद करके वहां से निकल रहा है, ऐसा इसमें सेंसेशन देखने को मिलता है। एंड रिलीव बाय लाइंग ऑन इट, और जिस पार्ट में दर्द होता है उस पार्ट से अगर वो सोता है, ठीक, उसके सहारे अगर सोता है तो इसको रिलीफ मिलता है। इस तरह का सिम्टम्स आपको कॉपिया, नक्स, भूमिका एंड थुजा में भी देखने को मिल सकता है। थुजा की अगर हम हेडेक की बात करें तो वहां पे कैसा होता है, एज इफ नेल हैड बीन ड्राइवन इनटू द पैराइटल बोन। तो यहाँ पे खास है कि पैराइटल बोन में ऐसा सेंसेशन होता है कि नेल क्या कर रहा है, ड्राइव इन कर रहा है, मतलब नेल धसा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नेल एकदम लग रहा है कि बाहर आ रहा है, ऐसा सेंसेशन होता है, ठीक है। और उसके ब्रैकेट में आपको कॉफिया और इग्निसिया में देखने को मिलेगा। कॉफिया में अगर हेडेक देखें तो उसका सेंसेशन कैसा होता है, तो एज फ्रॉम नेल ड्राइवन इनटू द ब्रेन, तो वहां पे ब्रेन में नेल लग रहा होता है कि एकदम
एकदम अंदर जा रहा है, यहाँ पे क्या है कि नेल बाहर आ रहा है। तो ऐसा सेंसेशन आपको अगर हेडेक के साथ देखने को मिलता है, देन यू कैन थिंक ऑफ द इग्निशिया। नेक्स्ट इसका हेडेक का एग्रेवेशन होता है इसके टोबैको से, टोबैको खाने से, च्युइंग करने से, स्मोकिंग से होता है, जो कि इसको बियर नहीं, स्मोकिंग को ये बियर नहीं कर सकता, इनटॉलरेबल होता है इसके लिए, ठीक है। तो टोबैको स्मोकिंग से इसका हेडेक एग्रावेट कर जाता है। नेक्स्ट होता है फीवर। फीवर की अगर हम बात करें, बहुत सारा सिम्टम्स इसका फीवर का हमने पहले भी अभी जस्ट डिस्कस किया कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स में, कि इसका जो फेस होता है वो रेड हो जाता है ड्यूरिंग द चिल स्टेज, बट पेल हो जाता है ड्यूरिंग द हीट स्टेज, ठीक है। थर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसके चिल स्टेज में होता है, हीट स्टेज में नहीं होता। इस तरह का सिम्टम्स आपको एपीज में भी देखने को मिलेगा। देन फीवर कम्स, जो बहुत ज्यादा इसका पिकुलियर है, खास है, वो ये चीज है ध्यान में आपको रखना ही चाहिए कि फीवर कम्स एग्जैक्टली एट द सेम आवर एवरी डे, ठीक है। तो फीवर हमेशा उसी टाइम पे आएगा जिस टाइम पे हमेशा आता है। मान लीजिए कि अगर 2 बजे आता है फीवर तो सब दिन 2 बजे ही आएगा, अगर 3 बजे फीवर आता है तो सब दिन 3 बजे ही आएगा, टाइम चेंज नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम आवर पे फीवर आएगा। इवन फीवर क्या कि कोई भी अगर सिम्टम्स हो ना, इस तरह से अगर अपीयर होता है कि एकदम सेम आवर पे वो रिपीट होता है, पैरोक्सिज्म एकदम एग्जैक्टली उसी टाइम पे आता है, देन आप थोड़ी देर के लिए इग्निशिया को जरूर सोचें, ठीक है। देन आता है एग्रेवेशन बाय द कवरिंग। फीवर की अगर हम बात करें तो फीवर में इसका सिम्टम्स एग्रेवेट कर जाता है कवर करने से, ठीक है। बट अगर बेटर बाय कवरिंग हो, देन यू कैन थिंक ऑफ द नक्स मोनिका, ठीक है। एंड बाय एक्सटर्नल, बेटर बाय द एक्सटर्नल, अभी भी हम आपको बताए थे कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स में कि जो फीवर में ऑलरेडी हीट स्टेज में रहता है, बट इसको एक्सटर्नल हीट से रिलीफ मिलता है। तो ये था इसका फीवर एंड हेडेक। इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है, दैट इज द जीआई सिम्टम्स। जीआई सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो डिजायर की अगर हम बात करें इसका, तो डिजायर कैसा होता है, डिजायर फॉर द इनडाइजेस्टिबल थिंग, ठीक है। जनरली लोग जो खाना पचता है भाई वो खाना, लेकिन ऐसा इसका होता है इनडाइजेस्टिबल थिंग के लिए इसका डिजायर होता है, जो खाना पचेगा नहीं वही खाएगा ये, ठीक है। कोल्ड फूड के लिए या फिर एसिड थिंग के लिए, सावर थिंग्स के लिए इसका डिजायर रहता है। एंड ऑल गॉन सेंसेशन इन द स्टमक, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है। एम्प्टी फीलिंग इन द स्टमक बट नॉट रिलीव्ड बाय द ईटिंग, ठीक है, जो कि इसको डीप ब्रेथ लेने से इसको रिलीफ मिलता है। एंड साथ ही साथ इसमें आपको फ्लोटिलेंसी देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा गैस बढ़ जाता है, ठीक है। तो मच फ्लोटिलेंसी एंड हिकअप, तो हिकअप हिचकी भी इसमें देखने को मिलता है, वो एकदम बहुत ज्यादा। तो ऐसा कंडीशन होता है, इवन हिस्टेरिकल ओमेन का ही ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, हिस्टेरिकल पेशेंट का। तो ये इसका जीआई सिम्टम्स होता है। इसके बाद जीआई में जो इसका कॉन्स्टिपेशन होता है वो किस किस चीज से होता है वो थोड़ा हम देखें। फ्रॉम द कैरियज राइडिंग, कहीं अगर जा रहा हो उस तरह से, उससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। या फ्रॉम द पैरालिटिक ऑरिजिन, किसी भी तरह मान लीजिए कि एनस का अगर मसल्स पैरालाइज्ड कर गया हो तो उससे अगर कॉन्स्टिपेशन होता है, देन यू कैन थिंक ऑफ द इग्निशिया। एंड इन द वुमेन हु आर द हैबिचुअल कॉफी ड्रिंकर, तो अगर किसी में ये एकदम आदत पड़ी हुई है कॉफी पीने की, ठीक है, हर दिन, उसमें अगर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, देन यू कैन थिंक ऑफ द इग्निशिया। इसके बाद ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन देयर इज एक्सेसिव अर्जिंग फेल्ट इन द अपर एब्डोमेन, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कॉन्स्टिपेशन के दौरान पेन होता है और वो भी अपर एब्डोमेन में अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ द इग्निशिया, ठीक है। एंड एसोसिएटेड विद द ग्रेट पेन, और ये जो कॉन्स्टिपेशन होता है बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिपेशन के टाइम में पेन होता है, इतना पेन होता है कि बंदा स्टूल पास करने से डरता है, जाने से डरता है, ठीक है। एंड प्रोलैप्स ऑफ एनाई फ्रॉम द मॉडरेट स्टेनिंग एट द स्टूल, अभी हमने बताया था कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स है कि पाइल्स से इसको कैसे रिलीफ मिलेगा, तो सॉफ्ट स्टूल के साथ। यहाँ पे मॉडरेट स्टेनिंग एट द स्टूल, मतलब आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट स्टूल में थोड़ा सा भी स्टेन अगर देते हैं तो होता है, लेकिन वहीं अगर हार्ड स्टूल होता है तो वहाँ पे इसको पाइल्स, ठीक है, नहीं होता और ना ही प्रोलैप्स ऑफ एनाई होता, ठीक है। एंड साथ ही साथ प्रोलैप्स ऑफ एनाई स्टूपिंग के साथ भी देखने को मिलता है, कोई हैवी लिफ्ट उठा रहा है तो भी नाइट्रिक एसिड पोडोफाइलम या रूटा में भी इस तरह का सिम्टम देखने को मिल सकता है। एंड व्हेन स्टूल इज द लूज, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको प्रोलैप्स ऑफ एनाई मिलता है देखने को, देन यू कैन थिंक ऑफ द इग्निशिया। इसके बाद हेमोराइड्स की अगर हम बात करें, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस प्रोलैप्स विद द एवरी स्टूल, ठीक है, हैव टू बी रिप्लेस, तो हर एक स्टूल के साथ प्रोलैप्स दिखेगा ही दिखेगा, हेमोराइड्स दिखता ही दिखता है। शार्प स्टिचिंग पेन इन द एनस विथ शूट्स अप टू द रेक्टम, ये चीजें इसमें खास है कि एनस में आपको एकदम शार्प स्टिचिंग पेन देखने को मिलेगा, बट ये पेन एकदम ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखता है। अगर ऐसा पेशेंट बताता है कि लगता है पेन तो शुरू होता है लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो ऐसे में आप इग्निशिया को सोच सकते हैं। एंड खास करके अगर स्टूल के बाद भी घंटों बाद तक भी अगर उसमें दर्द होता हो, पेन होता हो, देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द इग्निशिया, ठीक है। तो पेन 4 आवर्स आफ्टर द स्टूल। अब ये जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो
रिस्पिरेटरी सिम्टम्स में कुछ सिम्टम्स जो कि हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है, बट फिर भी देखते हैं। सोर थ्रोट विच इज रिलीव्ड व्हेन स्वॉलोइंग द लिक्विड, तो सोर थ्रोट इसका व्हेन स्वॉलोइंग द सॉलिड, तो सोर थ्रोट इसका सॉलिड को खाने से होता है, लिक्विड को खाने से इसमें रिलीफ नहीं मिलता है, क्योंकि लिक्विड इसके लिए ज्यादा पेनफुल होता है इन कंपैरिजन टू द सॉलिड। सेंसेशन ऑफ लम्प इन द थ्रोट, हमेशा इसको लगता है कि इसके गले में कुछ ना कुछ क्या हुआ है, अटका हुआ है, जो कि निकल नहीं सकता बाहर, बट इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। देन देयर मे बी द स्टिचिंग पेन इन द थ्रोट, तो गला में हो सकता है कि स्टिचिंग पेन हो, लेकिन ये स्टिचिंग पेन एक्सटेंड करता है कहाँ तक, अप टू द ईयर, ठीक है, तो एक्सटेंडिंग टू द ईयर एंड वर्स ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग, और खाना खाने के टाइम में, निकलने के टाइम में इसमें बहुत ज्यादा इसका पेन जो होता है वो वर्स हो जाता है, ठीक है। एंड कफ इज एग्रावेटेड बाय द मोर कफिंग, जितना ज्यादा कफ करेगा उतना ज्यादा इसका क्या होता है, कफ एग्रावेट ही कर जाता है। एंड कफ मोर स्टैंडिंग, ये भी ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि स्टैंडिंग, अगर बंदा स्टिल खड़ा हुआ है, ठीक है, शांत बैठा हुआ है, स्थिर है, तो उस टाइम पे इसका कफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वॉकिंग के टाइम में कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा इग्निशिया। इसके अलावा कुछ जो अदर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है उस पर थोड़ा हम लोग नजर डाल दें, क्या क्या है। Twitching, jerking, even spasm of the single limb or whole body when falling asleep. तो this can be seen in the patient of the ignesia. तो कभी कभी हो सकता है कि आपको सिंगल बॉडी, सिंगल लिम्स आपको एकदम ट्विचिंग करता हुआ, जर्क करता हुआ दिख सकता है, या फिर पूरा होल बॉडी जर्क करता हुआ दिख सकता है, तो ये इग्निशिया के पेशेंट में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। देन कंप्लेंट्स रिटर्न्स एट प्रिसाइजली द सेम आवर, कोई भी कंप्लेन हो अगर एग्जैक्टली सेम आवर पर रिटर्न होता है, देन डेफिनेटली आपके दिमाग में एक बार इग्निशिया तो आना ही आना चाहिए। देन क्या है, इन टॉकिंग और चिविंग बाइट्स इनसाइड द चिक, ठीक है, ये भी इसका खास है कि बात करते करते या फिर कोई चीज अगर चिवा रहा है तो वहां पे करते करते उसका जो अंदर का गाल है वो एकदम कट जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसा भी कंप्लेन अगर बार बार देखने को मिलता है तो आप वहां पे भी इग्निशिया को सोच सकते हैं। देन है स्वेट ऑन द फेस ऑन ए स्मॉल स्पॉट और ऑन द टिप ऑफ द नोज ओनली व्हाइल द ईटिंग, ये भी इसका पेक्यूलियर सिम्टम्स है। देन है स्वेट ऑन द फेस ऑन ए स्मॉल स्पॉट और ऑन द टिप ऑफ द नोज ओनली व्हाइल द ईटिंग, तो ये भी इसका खास है, पेक्यूलियर है कि जो स्वेटिंग इसको देखने को मिलता है एकदम एक स्मॉल स्पॉट पे, पूरा फेस पे स्वेटिंग देखने को नहीं मिलेगा, एट द टिप ऑफ द नोज अगर देखने को मिलता है, एंड स्पेशली व्हेन व्हाइल द ईटिंग, देन you can think of the ignitia. Then फिर क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिव टू द ऑल एक्सटर्नल इंप्रेशन, तो चूंकि इग्निशिया का मोड ऑफ एक्शन भी हमने देखा था कि कैसा इसका मोड ऑफ एक्शन होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारे जो सेंस ऑर्गन्स होता है उसको हाइपर सेंसिटिव बना देता है। इस वजह से ये हाइपर सेंसिटिव हो जाता है लगभग सारे एक्सटर्नल इंप्रेशन के लिए, चाहे वो पेन हो, टच हो, ऑर्डर हो, नॉइज हो, सब के लिए ये सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है ना। ओवर सेंसिटिव ऑफ पेन आपको कॉफी एंड कैमोमिला में भी देखने को मिलेगा। एंड देन बहुत ज्यादा पेक्यूलियर है पेन इन द स्मॉल सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट दैट कैन बी कवर्ड विद द टिप ऑफ द फिंगर, ठीक है। इस तरह का सिम्टम्स आपको कैलिबाइक्रोम में भी देखने को मिलेगा कि अगर पेशेंट कहता है कि किसी पार्टिकुलर स्पॉट पे ही पेन हो रहा है, कि सर मेरा पेन यहाँ हो रहा है, ठीक है, सर मेरा पेन यहाँ हो रहा है, मतलब एकदम एक टिप ऑफ द फिंगर से अगर कवर कर देता है पेन को कि नहीं इतना ही दूर में पेन हो रहा है, देन डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द इग्निशिया। एंड ऐसा एकदम पेक्यूलियर सिम्टम्स आपको कैलिबाइक्रोम में भी मिलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपके टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है, तब फिर आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें कि क्या हम दें, तो इस तरह का सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो ये होता है हमारा इग्निशिया। तो अब इसके बाद आप एलन को अच्छे ढंग से पढ़िए, थोड़ा लंबा रिमेडी है, बहुत सारे सिम्टम्स को हमने अभी देखा, इसमें कवर किया है, तो आप एक बार लाइन बाय लाइन एलन को अच्छे से एलन की नोट को पढ़िए, और इसमें जो लास्ट पार्ट है इसका मोडेलिटी फैक्टर आप उसको भी देखें, थोड़ा बहुत रिलेशनशिप को देखें, और फिर एक माइंड मैप बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि इतनी लंबी रेमेडी है तो आपको हर चीज तो याद रह नहीं पाएगा, लेकिन जब एक आप माइंड मैप के थ्रू आप मतलब एक दिमाग में इसको सोचेंगे कि हमने इस मेडिसिन में क्या क्या पढ़ा, तो आपको बहुत कुछ इसमें याद रह जाएंगे, ठीक है। तो हमने सारे सिम्टम्स को कोशिश किया है कि एक आपको सीक्वेंस में अरेंज करके दें, ठीक है, अच्छे ढंग से अरेंज किए हैं। तो आप इसको वीडियो को देखें, और वीडियो को देखने के जस्ट बाद आप एलन की नोट को अच्छे ढंग से पढ़ें, फिर आप इसको मेमोराइज करने की कोशिश करें कि माइंड में, ठीक है, सारा चीज बंद करके एक बार आप मेमोराइज करें कि हमने इसमें पढ़ा क्या क्या है, फिर आपको अच्छे ढंग से रेमेडी याद हो जाएगा और रेमेडी अच्छे ढंग से आपको कवर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, सो दैट कि बाकी लोगों तक भी पहुंच पाए सके, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।